दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भारतीय संविधान में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा 224वां लेक्चर है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्क्रीन पर आज मेंशन नहीं है लेकिन 224वां लेक्चर है। इसी सीरीज में दोस्तों 150 लेक्चर में आपको इतिहास विषय पढ़ाया गया और 151 नंबर से आगे 224वें लेक्चर की तरफ आज हम बढ़ चुके हैं, यानी यह संविधान का 74वां लेक्चर है। 74 लेक्चर अब तक दिया जा चुका है आप सभी को। विश्वास कीजिए, अगर आप इस सीरीज से जुड़े होंगे तो कितना आनंद आ रहा होगा। ठीक है, और आज जो हमारा कवर करने चल रहे हैं क्वेश्चन, वो हम 6691 नंबर के सवाल से दोस्तों कवर करने चल रहे हैं। तो आज हमारा 6700 सवाल, 6720 सवाल आज एग्जैक्ट हमारे पूरे होने वाले हैं। ठीक है, और आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे 42वें संविधान संशोधन से लेकर के 88वें संविधान संशोधन तक में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न, उन सभी प्रश्नों के बारे में आज चर्चाएं होंगी। देखा जाएगा कि कैसे कैसे सवाल बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखेंगे, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया गया। मैंने क्या कहा, विषय के लिए, परीक्षा के लिए नहीं। परीक्षा के लिए अलग अलग कोर्सेज होते हैं, अभी हम विषयवार कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जब आपका विषय मजबूत होगा ना, सब्जेक्ट पर आपकी अच्छी पकड़ होगी, तो कभी एग्जाम से डर नहीं लगेगा। परीक्षा चाहे कोई भी हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी लेवल की परीक्षा हो, आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं होगी। वैसे आप इतना भरोसा तो नितिन सर पर करते ही होंगे कि यहाँ पर जो कोर्स एक बार पढ़ लिया जाता है, फिर वहाँ कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में दोस्तों और भी चीज़ों के बारे में आपको बता दिया गया, इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा क्वेश्चन जो हम कवर करेंगे दोस्तों अपने 224वें लेक्चर में, ये कवर करेंगे 6720 सवाल को। ठीक है, देखते ही देखते दोस्तों 6500 सवाल हम लोग पढ़ डाले, पता भी नहीं चला है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या सवाल दिया गया। पहला सवाल लिख रहा है कि किस संशोधन द्वारा संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। ठीक है, कि आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए मैं बता रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले क्या हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, एक संविधान में संशोधन किया गया। उस संशोधन में ये कहा गया कि वैसे कोई मुद्दा होता तो आप न्यायालय चले जाते हो ना, कोर्ट में जाते हो, उस मुद्दे पर चुनौती देते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चुनौती नहीं दे सकते। किस काम में दोस्तों, अगर जो संविधान संशोधन हुआ है, उस संविधान संसद के द्वारा जो कुछ भी संविधान संशोधन हो रहा है, हो सकता है किसी को संविधान संशोधन ना पसंद आए, हो सकता है ना कि किसी को लगे कि संविधान संशोधन सही नहीं है, तो क्या आप इस बात को लेकर कोर्ट में जा सकते हैं? क्या इस बात को लेकर के न्यायालय में जाया जा सकता है? तो ये कहा गया दोस्तों, इसको वर्जित कर दिया गया कि संविधान संशोधन को लेकर के कोई न्यायालय में नहीं जा सकता। और 21 संविधान संशोधन में कहा गया दोस्तों, तो याद रखिएगा, ये जो 42वां संविधान संशोधन है, जो 42वां संविधान संशोधन है, इसमें दोस्तों यह प्रावधान किया गया। कब हुआ था यह संशोधन दोस्तों, तो बच्चा बच्चा जानता है कि 1976 में यह 42वां संशोधन हुआ था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला सवाल समझ गए ना, छोटी सी बात है कि संविधान संशोधन को लेकर के उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता, पॉइंट खाली इतना ही है। अगला सवाल देखिए, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को, पहले जो संपत्ति का अधिकार था दोस्तों मूल अधिकार हुआ करता था, वर्तमान में दोस्तों संपत्ति का अधिकार दोस्तों कैसा अधिकार है, अब संपत्ति के अधिकार को दोस्तों विधिक अधिकार बना दिया गया है। और अब यह किस अनुच्छेद में दोस्तों, तो अनुच्छेद 300 क में दोस्तों इसे जगह दिया गया। ठीक है, अभी भी परीक्षा में सवाल आता है कि बताइए संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो याद रखेगा यह मूल अधिकार या मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन जो हमारा मूल संविधान था, जब संविधान बना था तब इसे संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के तहत रखा गया था। अब यह मात्र विधिक अधिकार है। ठीक है, जिसके बारे में अनुच्छेद 300 क में बताया गया। फिलहाल करा इसे कब विधिक अधिकार बनाया गया, तो याद रखेगा 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इसी के तहत दोस्तों 42वां संविधान संशोधन जो हुआ है, इसी के तहत इसे क्या कर दिया गया, इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। तो याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन, सॉरी मिस्टेक हो गया, 42वां नहीं 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, यहां से चेंज हो रहा है कॉन्सेप्ट। ठीक है, कब हुआ था दोस्तों, 1978 के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हो जाती हैं ऐसी गलतियां। अब आपके मन में आ रहा होगा सर स्टार्टिंग का सवाल है, रोक करके फिर से वीडियो बना दिए होते, क्यों बना दें? ह्यूमन एरर नहीं हो सकता, मेरे मुंह से कुछ गलत नहीं निकल सकता, हो सकता है, दिमागी है ना, तो चीजें हो सकती हैं। इसलिए मुझे यहाँ पर, मैं नहीं चाहता कि कोई चेंजेस करूँ, जो है सो है।
ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात, वैसे बहुत कॉमन सा सवाल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो याद रखेगा 44वां संविधान संशोधन यह 1978 में हुआ था। इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया और इसको कहां जगह दिया गया, अनुच्छेद 300 क में जगह दिया गया। बस बात खत्म, इतनी बात याद रखेंगे। अगला पॉइंट पढ़िए, लिख रहा किस संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का जो कार्यकाल था उसे पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। इसके पहले दोस्तों आपने पढ़ा था 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन में दोस्तों हम लोगों ने चर्चा किया था कि यहां पर क्या कर दिया था, कार्यकाल को ही सीधा 1 साल के लिए इंक्रीज कर दिया गया था। 1976 में दोस्तों क्या कर दिया गया था, जो कार्यकाल था उसे 1 साल के लिए क्या कर दिया गया था, 1 साल के लिए प्लस कर दिया गया था। यानी अब कार्यकाल कितना हो गया था दोस्तों, 6 वर्ष का कार्यकाल हो गया था। यह भी हम लोगों ने पढ़ लिया। लेकिन दोस्तों पुनः क्या कर दिया गया, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा फिर से दोस्तों कार्यकाल कितना कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। तो यहां याद रखेंगे दोस्तों, यहां 44वां संविधान संशोधन है। दोनों बातें आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि परीक्षा में यह भी पूछ सकता है कि किसके तहत बढ़ाया गया और यह भी पूछ सकता है कि किसके तहत घटाया गया। तो बढ़ाया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, घटाया गया यानी जो पुनः जो है 5 साल कर दिया गया, ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों पॉइंट पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल जरा ध्यान से पढ़ेगा, 3 लाइन का सवाल। हमने आपको बताया जब बहुत बड़े सवाल होते हैं तो उत्तर बहुत छोटा सा होता है और उस प्रश्न में दोस्तों पूछता भी बड़ा छोटा सा सवाल है। पढ़िए ध्यान से, लिख रहा है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति की बात हो जाए, उपराष्ट्रपति की बात हो जाए, प्रधानमंत्री की बात हो जाए, लोकसभा अध्यक्ष की बात हो जाए, इनके चुनाव संबंधी जो विवाद होते हैं उनको सुनवाई का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत दे दिया गया दोस्तों, पहले बताइए किस संविधान संशोधन के तहत नहीं दिया गया था, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर कहा गया था एक 39वां संविधान संशोधन हुआ था, आपको याद हो पीछे एक 39वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था दोस्तों 39वां संविधान संशोधन, 1975 में हुआ था। इस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया था कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव से कोई विवाद उत्पन्न हुआ है या उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद उत्पन्न हुआ है या प्रधानमंत्री के चुनाव में विवाद उत्पन्न हुआ है या लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में विवाद उत्पन्न हुआ है, तो उनको इस 39वें संविधान संशोधन के द्वारा न्यायिक पुनरीक्षण से मुक्त कर दिया गया था। न्यायिक पुनरीक्षण से क्या कर दिया गया था दोस्तों, मुक्त कर दिया गया था। ये वाला पॉइंट आपको याद होगा, ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। अरे भाई पीछे कुछ पढ़ाता हूं तो भूल ना जाया करिए आप, ठीक है, उसको याद रखा करिए, जरूरी है याद रखना, ठीक है। पीछे वाली चीजें ऐसे अगर गायब कर देंगे तब तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया था। अभी आपसे पूछ रहा दोस्तों कि यह अधिकार पुनः दे दिया गया कि नहीं सुनवाई की जा सकती, ये कब दिया गया, ये 44वां संविधान संशोधन जो है इसी के तहत दिया गया। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 में हुआ था, ठीक है। तो ऊपर वाला टॉप पॉइंट, नीचे वाला पॉइंट, ये दोनों आपको याद रखने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। लिख रहा किस संवैधानिक संशोधन में मंत्रिमंडल द्वारा दूसरी बार भेजे गए परामर्श को राष्ट्रपति को अनिवार्यतः स्वीकार करने की बाध्यता दी गई। देखिए मैं आपको बताता हूं, पहले समझिएगा बात को। मान लीजिए कोई बिल पास हो रहा है, ठीक है, क्या पास हो रहा है, कोई बिल पास हो रहा है। तो आप जानते हैं बिल पहले चाहे लोकसभा में प्रेजेंट होगा चाहे राज्यसभा में प्रेजेंट होगा। अगर धन विधेयक नहीं है तो धन विधेयक वाली बात बाद में करेंगे। अब मान लीजिए बिल प्रेजेंट हो गया, बिल प्रेजेंट होते ही मान लीजिए पास हो गया, तो पास होने के बाद उसे क्या कहते हैं, विधेयक कहते हैं। वो विधेयक तब तक दोस्तों जब तक कागज में लिपटा था, जब तक आया नहीं था तब तक बिल था, आ गया तो विधेयक बन गया। वो विधेयक ध्यान रखिएगा तब तक अधिनियम नहीं बनेगा जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं हो जाता। और राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर करने से पहले क्या करता है, एक बार सारे प्रोविजन को देखना होता है। अगर उनके पास समय नहीं है तो उनकी जो टीम है वो देखती है, उस रिगार्डिंग बातें होती हैं, तब जाके राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं। एक बात तो आप जानते होंगे, मान लीजिए आपके पास कोई पेपर आया और आपको किसी भी पेपर पे हस्ताक्षर करना हो तो आप मानते हैं ना कि उस पेपर में लिखी गई सारी बातों को खुद से पढ़ लीजिए,
खुद से समझ लीजिए कि क्या क्या लिखा है, क्योंकि आपका हस्ताक्षर अगर इंपॉर्टेंट है इसका मतलब वो पूरा का पूरा बिल, वो पूरा का पूरा विधेयक या वो पूरा का पूरा प्रपत्र इंपॉर्टेंट है। मानते हैं कि नहीं? तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? हस्ताक्षर करते हैं। कई बार ऐसा होता था कि राष्ट्रपति उस विधेयक को वापस भेज देते थे कि नहीं, इसमें फिर से अमेंडमेंट की जरूरत है, इन पॉइंट्स को चेंज करने की जरूरत है, तो वापस भेज देते थे। तो वापस भेजा जाता था तो फिर से एक बार विचार विमर्श होगा, क्योंकि राष्ट्रपति तो महामहिम है, भारत के प्रथम नागरिक कहे जाते हैं। अब उनके अनुसार अगर कोई अमेंडमेंट आवश्यक है तो बिल को वापस भेज देते थे, तो बिल वापस आ जाता था। फिर से दोस्तों उसमें चेंजेस होते थे, फिर से पास किया जाता था, फिर से राष्ट्रपति के पास जाता था और राष्ट्रपति फिर भी वापस कर सकते थे। तो एक नियम बना, नियम ये बना दोस्तों कि राष्ट्रपति इस तरह से बार बार किसी विधेयक को नहीं लौटा सकते। बार बार का तात्पर्य क्या है? एक बार से ज्यादा, यहां पर सिर्फ कहा गया दूसरी बार अगर एक बार लौटा सकते हैं, एक बार लौटा सकते हैं। अगर कोई भी विधेयक उनके पास गया तो एक बार विचार के लिए लौटा सकते हैं, लिख रहा दूसरी बार अगर उसको भेजा गया है तो उसको नहीं लौटा सकते। ये बाध्यता दे दिया गया, यानी बार बार अगर उनका मन कहे संशोधन करने को तो नहीं हो सकता। कब बाध्यता दिया गया दोस्तों? याद रखेंगे 44वां संविधान संशोधन के द्वारा ये बाध्यता दिया गया है। ठीक है, किसके तहत दिया गया है? 44वां संविधान संशोधन के तहत ये बाध्यता दिया गया है। और कब हुआ था ये संशोधन? याद रखेंगे 1978 में हुआ था। ठीक है, 1978 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में आता है। बात एकदम क्लियर है ना? प्रश्न को अच्छे से समझ जाइए, उत्तर तो बहुत छोटा सा है। ठीक है, प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए, आगे बढ़िए। लिख रहा व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम व्यक्ति के जीवन और उसकी स्वतंत्रता की बात करें तो दोस्तों याद रखेंगे ये क्या होता है दोस्तों? ये किस तरह का अधिकार है? तो ये दोस्तों मौलिक अधिकार है। क्या है दोस्तों? ये मौलिक अधिकार है। ठीक है, और आप तो जानते हैं दोस्तों कि अगर देश में कभी राष्ट्रपति शासन लग जाए, क्या लग जाए दोस्तों? या फिर आपातकाल लग जाए। आपातकाल तो आपने पढ़ा कि 3 तरह का आपातकाल होता है। ठीक है, तो चाहे दोस्तों 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए, चाहे 356 के तहत संवैधानिक तंत्र के विफलता पर राष्ट्रपति शासन लग जाए, या फिर वित्तीय आपातकाल लग जाए, किसी भी परिस्थिति में याद रखेंगे जो व्यक्ति के जीवन जीने की स्वतंत्रता है उसका हनन नहीं हो सकता। ठीक है, उसको जो है इस आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। बात सही भी है, अगर जीवन जीने की स्वतंत्रता ही नहीं रहेगी तो मतलब क्या रहेगा? ठीक है, तो ये कहां कहा गया दोस्तों? याद रखेगा, ये बताया गया 44वां संविधान संशोधन में। कहां बताया गया? 44वां संविधान संशोधन में बताया गया। कब बताया गया? तो 1978 में दोस्तों इन चीजों को प्रेजेंट किया गया। एक चीज मैं आपको याद दिला दूं, पीछे मैंने एक सवाल आपको बताया था 24वां संविधान संशोधन, याद है कि भूल गए? सोचिए समझिए तब जवाब दीजिए। मैंने पीछे चर्चा किया था 24वां संविधान संशोधन का। ठीक है, 24वां संविधान संशोधन का। ठीक है, और ये कब हुआ था दोस्तों? 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में। इसके तहत दोस्तों प्रावधान किया गया था कि क्या हो सकता दोस्तों कि संसद चाहे तो मौलिक अधिकार सहित, ठीक है, कहीं भी दोस्तों क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। यही बताया गया था ना, याद आया आपको कि संसद अगर चाहे तो मौलिक अधिकारों में क्या कर सकती? परिवर्तन कर सकती है। इस पॉइंट को भी याद रखेगा, सवाल यहां से भी बनता है। अगर ये वाला सवाल बनता है तो समझ लीजिए 90% बच्चे हल कर देते हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन मेरा अपना मानना है कि बहुत आसान सवाल है, ज्यादातर बच्चे इसका उत्तर जानते हैं। लेकिन अगर ये वाला सवाल दे दे, ठीक है, जो नीचे वाला बता रहा हूं, तो याद रखेगा यहां बच्चे फंस जाएंगे कि 1971 में 24वां संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया था कि संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए, लिख रहा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया? किसके तहत दोस्तों 7 से घटाकर 6 कर दिया गया? तो याद रखेंगे वही यहां संपत्ति का अधिकार हट गया। ठीक है, तो यहां याद रखेंगे 44वां संविधान संशोधन जो 1978 है, इसी के तहत दोस्तों ये किया गया था। तो मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटकर कितनी बची रह गई? अब 6 हो गई। ये आप याद रखेंगे, ये भी बढ़िया सवाल है। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों 42वें वाले में बहुत सारी चीजें जबरदस्ती की थोप दी गई थी। याद रखेंगे 42वें में कई सारी चीजें क्या की गई थी?
थोप दी गई थी, इसीलिए दोस्तों उन्हें क्या कहा गया, उसे कहा गया आपत्तिजनक अंश। क्या कहा गया, आपत्तिजनक अंश, जो नहीं होना चाहिए। इसलिए दोस्तों उसको 44वां संविधान संशोधन पास करके उन सारे आपत्तिजनक अंशों को हटा दिया गया। ठीक है, आपत्तिजनक अंशों को हटा दिया गया 1978 ईस्वी में। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। आई बात समझ में? कहीं कोई डाउट? मुझे लग रहा है कैमरा थोड़ा सा हिला हुआ है क्योंकि स्क्रीन पूरी नहीं आ रही। ठीक है, कब से मेरे मन में है कि सही कर लें, एक सेकंड रुक जाइए बस। ठीक है, अभी मुझे सही दिखा, कट दिख रहा था ना तो बार बार थोड़ा सा चल रहा था दिमाग में कि नहीं कैमरा थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। अब आ गया समझ में ना, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है किस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्या लिख रहा है दोस्तों, 10वीं अनुसूची। आइए आपको पुराना सवाल याद दिलाते हैं। जब हमने सवाल शुरू किया था, ठीक है, कल, तो याद रखिएगा सबसे पहले हमने चर्चा यहीं से स्टार्ट किया था 9वीं अनुसूची से। 9वीं अनुसूची की बात करें दोस्तों तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन, ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा दोस्तों जोड़ा गया था। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। अभी आपसे 9वीं के बाद अब 10वीं अनुसूची पे आ गया। 10वीं अनुसूची में क्या बताया गया दोस्तों, दल बदल के बारे में बताया गया है कि राजनीतिक पार्टियां जो लोग ज्वाइन किए हैं वो अपना दल इस तरह से नहीं बदल सकते कि आज बीजेपी में है, कल कांग्रेस में चल जाए, परसों सपा में आ जाए। ये सारी चीजें नहीं, उस दल बदल के लिए दोस्तों एक कानून, ये संविधान संशोधन किया गया। ये कौन सा संविधान संशोधन था, ये 52वां संविधान संशोधन था। कौन सा था दोस्तों, याद रखेंगे, ये 52वां संविधान संशोधन था। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों कि 52वां संविधान संशोधन ये किया कब गया, ये भी एक अच्छा सवाल बन जाता है। तो ये किया गया दोस्तों 1985 ईस्वी में कि एमआई कोई क्या कर सकता है, अपना दल नहीं बदल सकता। तो उनके दल बदल पर दोस्तों रोक लगाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, 10वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 371 में खंड जी को जोड़ा गया और इस जी के तहत दोस्तों मिजोरम को, मिजोरम की राजधानी आइजोल है, उसको क्या दर्जा दिया गया, राज्य का दर्जा दिया गया। अभी तक मिजोरम राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त किया हुआ था, लेकिन उसे दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन दोस्तों, याद रखेगा 53वां संविधान संशोधन। ठीक है, 53वां संविधान संशोधन के तहत मिजोरम को क्या दिया गया दोस्तों, मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। और कब हुआ था 53वां संविधान संशोधन, यह हुआ था 1986 में। ठीक है, 87 में आप पढ़ेंगे फिर गोवा का नंबर आएगा। ठीक है, गोवा को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, राज्य से या केंद्र शासित प्रदेश से सवाल ज्यादा आते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, इसलिए दोस्तों ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। लिख रहा किस संशोधन द्वारा संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग डी में संशोधन करके न्यायाधीश के वेतन में वृद्धि का अधिभार या अधिकार किसे दे दिया गया, संसद को दे दिया गया। ठीक है, अच्छा चलिए पहले इसका उत्तर देख लीजिए। अगर हम इस सवाल के उत्तर की बात करें दोस्तों तो यहां पर हुआ था 54वां संविधान संशोधन। कौन सा हुआ था, 54वां संविधान संशोधन हुआ था 1986 में ही। कब हुआ था दोस्तों, 1986 में हुआ था, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक सवाल मैं आपको और याद दिलाना चाहता हूं। पीछे मैंने बताया था दोस्तों न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति का उम्र। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था सेवानिवृत्ति के बारे में। इनकी सेवानिवृत्ति का उम्र पहले 60 वर्ष हुआ करता था, उसे दोस्तों बढ़ा करके कितना कर दिया गया था, 62 वर्ष कर दिया गया था। ये दोस्तों एक अमेंडमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था शुरुआत में ही। ठीक है, उच्च न्यायालय के संदर्भ में था कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनके लिए था। ये कौन सा संविधान संशोधन था, कुछ याद है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। किस संविधान संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो सेवानिवृत्ति का उम्र था उसे 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया। ये 15वां संविधान संशोधन था। कौन सा था, 15वां संविधान संशोधन। दो बातें आप यहां याद रखेंगे। ठीक है, क्या क्या याद रखेंगे दोस्तों, एक तो याद रखेगा कि यहां पर 15वां संशोधन हुआ था, एक ये वाला पॉइंट याद रखेगा। दूसरा याद रखेगा कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1963 में हुआ था। 15वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ था, जिसके तहत उम्र जो है वो सेवानिवृत्ति का उम्र जो है वो 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया। अभी जो सवाल पूछ रहा दोस्तों, ये सवाल 53वें संविधान संशोधन से, किससे है, सॉरी 54वें संविधान संशोधन से है। और ये दोस्तों किससे संबंधित है, तो याद रखेगा ये 1986 में हुआ था और ये संबंधित है क्या बोलते हैं
वेतन से कि वेतन बढ़ सकता है और उसका अधिकार किसे दिया गया है, संसद को दिया गया। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है किस संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को क्या बनाया गया दोस्तों, राज्य का दर्जा दिया गया। ये किसके तहत दिया गया दोस्तों, तो याद रखेगा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा ये 55वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया। ठीक है, किसके तहत, 55वां संविधान संशोधन के तहत इसको राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और कब दिया गया दोस्तों, तो ये हुआ था 1986 में ही। ठीक है, 1986 में ही 54 वाला भी हुआ था और 55 वाला भी हुआ था। लिख रहा है किस संशोधन द्वारा गोवा को क्या बना दिया गया, राज्य बना दिया गया, लेकिन दमन दीव को दोस्तों अभी भी केंद्र शासित के रूप में ही रहने दिया गया। इन दोनों को जबकि एक साथ केंद्र शासित बनाया गया था लेकिन फिर भी रहने दिया गया। तो गोवा का नंबर आता है दोस्तों 56वें संविधान संशोधन में। ठीक है, 56वां संविधान संशोधन जो हुआ है उसके तहत गोवा को क्या कर दिया गया, राज्य का दर्जा दिया गया। कब दिया गया दोस्तों, 1987 में। यह सवाल आता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया, गोवा के बारे में कई बार परीक्षा में पूछा गया। खास करके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से बहुत सारे सवाल आते हैं परीक्षा में। मैंने चुन चुनकर दोस्तों, देखिए संविधान संशोधन कई है लेकिन मैंने चुन चुन के केवल वही प्रश्न रखे हैं जो सच में आपके परीक्षा के लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। आप उन्हीं प्रश्नों को देखिए। अमेंडमेंट तो 100 से ज्यादा हुए हैं, फिर तो लेक्चर हमारा 3 4 5 लेक्चर लेना पड़ता अकेले इसी पर। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसको कम पे दिया जा रहा है। लिख रहा है किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को संविधान का प्रामाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए क्या किया गया, अधिकृत किया गया, मतलब एथोराइज किया गया। किसको, राष्ट्रपति को एथोराइज किया जा रहा है। कब किया गया दोस्तों, तो ये कब वाला सवाल ज्यादा आता है, याद रखेंगे 1987 में किया गया। ठीक है, किस संविधान संशोधन के तहत किया गया, तो पीछे हमने पढ़ा और अब यहां 58वां याद रखेंगे। ठीक है, 58वां संशोधन, जगह नहीं इसलिए संविधान शब्द हटा दे रहा हूं। 58वां संशोधन ये 1987 में हुआ था। इसके तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया, यह पावर दिया गया कि वो हिंदी के क्या कर सकते हैं, प्रमाणित संस्करण को प्रकाशित कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। किस संशोधन द्वारा मताधिकार, ये तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि 2-3 लाइन इस पे लगा दो, बार बार परीक्षा में आता है कि मताधिकार का पहले आयु दोस्तों 21 वर्ष था। मताधिकार माने जानते हैं ना, वोटिंग का राइट। पहले कौन वोट करता था, जिसका उम्र कम से कम 21 साल होता। आज क्या होता है, आज वोटिंग का राइट दोस्तों 18 साल पे मिल गया है कि 18 साल का बच्चा भी क्या कर सकता है, वोटिंग कर सकता है। ये वोटिंग वाली जो बात है ये किस संविधान संशोधन के तहत 21 से घटाकर 18 किया गया, 61वां संविधान संशोधन। किसके तहत दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन के तहत यह किया गया है। अगला सवाल यह आता है दोस्तों कि यह संविधान संशोधन कब हुआ था, याद रखेंगे दोस्तों 1989 में हुआ था। 1989 में यह संविधान संशोधन हुआ था। आगे बढ़िए। लिख रहा है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग, ठीक है, यानी एससी की बात करिए और एसटी की बात करिए, और साथ में क्या लिख रहा है दोस्तों, एससी एसटी आयोग की बात कर रहा है कि किसके तहत एससी एसटी आयोग का गठन किया गया था। जबरदस्त सवाल, बहुत बढ़िया। ठीक है, कई बार परीक्षा में यह सवाल भी आया है। 65वां संविधान संशोधन किसके तहत दोस्तों, 65वां संविधान संशोधन आप याद रखेगा। ठीक है, इसके तहत एससी एसटी आयोग बनाया गया था। क्या कोई बच्चा ये बता सकता है कि एससी एसटी आयोग से संबंधित अधिनियम कौन सा था? ठीक है, यहां पर पहले सन बताइए कौन सा है, तो याद रखेगा 1990 में संशोधन हुआ था। और इससे संबंधित किस अनुच्छेद में दोस्तों संशोधन किया गया, तो अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया। किसमें किया गया, अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया जो एससी एसटी आयोग से संबंधित है। ठीक है, चलिए इसको याद रखेंगे आप सभी। एक नया दोस्तों यहां पे संविधान संशोधन हुआ, 65वां संविधान संशोधन 1990, जरूर याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, आगे बात समझ में। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए किताबें लॉन्च की गई। आप देखते होंगे मैं चाहता तो यूट्यूब पर 4-5 क्लास दे सकता था, लेकिन नहीं, अगर क्वालिटी वाला काम करना है तो बैठ के रिसर्च करना पड़ेगा ना। आप ईमानदारी से बताओ कि अब सारे जितने भी संविधान संशोधन होंगे उनको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से वहां से प्रश्न बनाना पड़ेगा, समय लगेगा ना, समय लगेगा। अब अगर 4-5 क्लास कोई इंसान पढ़ा, इसका मतलब क्या है, कहीं से कॉपी किया पेस्ट किया। या तो कॉपी पेस्ट करके 4-5 क्लास दो, या तो बढ़िया से मतलब अनुसंधान करके रिसर्च करके आप 2 क्लास बनाओ। फायदा 2 क्लास में मुझे लगता है, मेरा अपना मानना है। इसीलिए जो मेरा बाकी का समय बचता है ना, उसे मैं किताबों पर देता हूं, क्योंकि किताबें आपके लिए बहुत जरूरी है। किताबें आपके लिए एक अच्छी मार्गदर्शन
दे सकती हैं आपको, एक मार्गदर्शक के रूप में आपकी सहायता कर सकती हैं। अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो कम समय में आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। अगर आपको स्टडी 91 पर भरोसा है तो एक एक विषय की जो किताबें हैं, एक एक परीक्षा की जो किताबें हैं, सिर्फ एक बार लेकर देखिए, पढ़ कर देखिए, ईमानदारी से पढ़िएगा। सेम यही किताबें आप चाहें तो अदर पब्लिकेशन की भी लेके बैठिएगा, आपको अंतर स्वयं समझ में आ जाएगा। एक एक लाइन अपने हाथों से लिखा हूं मैं, एक एक लाइन। हमारी टीम बहुत बड़ी टीम नहीं है, बस 3 ही 4 लोगों की टीम है, लेकिन दोस्तों विधिवत तरीके से लिखा जाता है। आप जुड़िए केवल स्टडी 91 के साथ, फिर देखिए, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। बाकी किताब परचेज करना हो तो भाई आ जाओ, स्टडी 91 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वेबसाइट पर आ जाओ, वहां पे किताबें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। गूगल पे सर्च कर लो, ठीक है, कोई भी किताब का नाम डाल करके आप उसके आगे स्टडी 91 लगा दो, आपको मिल जाएगा हमेशा वीडियो, ठीक है। वीडियो भी मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, जो चीजें जरूरत की होंगी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आगे बढ़िए, लिख रहा किस संशोधन द्वारा दिल्ली का नाम क्या कर दिया गया दोस्तों? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। दिल्ली का नाम क्या हो गया दोस्तों? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। ये दोस्तों 69वां संविधान संशोधन के तहत किया गया। किसके तहत? 69वां संविधान संशोधन के तहत किया गया। कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1991 में, ठीक है, कि दिल्ली का नाम बदल के क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, लिख रहा है कि किस संशोधन द्वारा दिल्ली तथा पुदुचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया, ठीक है। तो देखिए, पहले दिल्ली में जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जनरली नियम है कि वहां पे विधानसभाएं नहीं होती हैं। एक अपवाद के रूप में आप समझ सकते हैं कि दिल्ली केंद्र शासित होते हुए भी यहां पर क्या है? विधानसभा बनी हुई है। वही हाल दोस्तों पुदुचेरी का भी है, ठीक है। इन दोनों को अपवाद स्वरूप देख लेते हैं। बाकी दादरा नगर हवेली की बात करेंगे, अब तो दमन दीव भी इसमें शामिल हो गया। तो इन जगहों पर दोस्तों कोई भी विधानसभाएं नहीं है। जब विधानसभा थी दोस्तों तो यहां पर हुआ कि उन विधानसभा में शामिल लोग निर्वाचन मंडल में हिस्सा ले सकते हैं, मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति में शामिल हो सकते हैं, अपना वोट दे सकते हैं। ये पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत प्रावधान किया गया? तो याद रखेगा दोस्तों, 70वां संविधान संशोधन। किसके तहत प्रावधान किया गया? 70वां संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि इनको भी उस मंडल में शामिल कर लिया जाए। याद रखेंगे 1992 में किया गया था, ठीक है, इसको याद रखेगा। अच्छा, एक सवाल ये आपको याद दिला दूं मैं कि पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया था? ध्यान से सुनिए, पुदुचेरी को, मान लीजिए सवाल आ जाए परीक्षा में कि पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया, ठीक है। पुदुचेरी को यूनियन टेरिटरी दोस्तों कब बनाया गया था? तो याद रखेगा, इसके लिए हुआ था 14वां संविधान संशोधन। याद आया आपको? पिछले क्लास में मैंने बताया था, नहीं दिमाग में होगा ना, उतर गया होगा, चलिए कोई बात नहीं। याद रखेगा, पुदुचेरी को 14वें संविधान संशोधन के तहत 1963 में क्या किया गया था दोस्तों? इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। ये आप याद रखेंगे। आज हम 70वें संविधान संशोधन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके तहत क्या किया गया? इसके तहत पुदुचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल कर लिया गया। इतनी बात है, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा किस संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अगर 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में दोस्तों भाषा को रखा गया है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में दोस्तों कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। लेकिन मूल संविधान की बात करें तो मूल में दोस्तों 14 भाषा थी। इस 14 भाषा में सबसे पहले किसे जोड़ा गया था दोस्तों? सबसे पहले सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। तो पहला सवाल ये आ जाता कि सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था, ठीक है। तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन के द्वारा। 21वें संशोधन के द्वारा कब जोड़ा गया था? तो याद रखेगा 1967 में, यही ना, 1967 में, ठीक है, ठीक है। सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था? 1967 में। इस सिंधी भाषा को जोड़ने के बाद 14 और 1 15 हो गया। अब कितना हो जाएगा? 15, 16, 17 और 18 हो जाएगा। ये 3 और को जोड़ा जा रहा दोस्तों। इनको जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन के तहत। किसके तहत? 71वां संविधान संशोधन के तहत। और ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था। तो अब कितना हो जाएगा? तो 15 और 3 कितने हो जाएंगे? 18, ठीक है। तो याद रखेंगे 1992 तक दोस्तों इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? भाषाओं की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो 18 हो जाएगी। आगे चल के 4 और भाषाओं को एक साथ जोड़ा जाएगा, ठीक है, तब इनकी संख्या 18 4
22 हो जाती, जो कि आप पढ़ रहे कि वर्तमान में 22 थी। तो याद रखेंगे सिंधी को जब जोड़ा गया था तो उस समय सिंधी अकेले था, ये कोंकणी को, मणिपुरी को, नेपाली को, ये तीन को एक साथ जोड़ा गया था, ठीक है। और सिंधी को कब जोड़ा गया था? 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1967 में जोड़ा गया था, ठीक है। 1967 में जोड़ा गया था सिंधी को, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि किस संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग 9, ठीक है, भाग 9 तथा एक नई अनुसूची जोड़ी गई, जो 11वीं अनुसूची थी। क्या थी दोस्तों? 11वीं अनुसूची। हम लोगों ने पीछे पढ़ा दोस्तों 9वीं अनुसूची, सबसे पहले पढ़ा हम लोगों ने 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची के लिए दोस्तों पहला अमेंडमेंट किया गया था, कब किया गया था? 1951 में। फिर हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, ठीक है। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित दोस्तों? 9 से नियम याद रखेगा, ठीक है, पंचायती राज नियम वगैरह संबंधित है, ठीक है। और ये 10वीं अनुसूची किससे संबंधित दोस्तों? ये दल बदल से संबंधित है, ठीक है। और इसके लिए दोस्तों आपको पता होगा, इसको 1985 में किया गया था दल बदल वाला, 10वीं अनुसूची, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी जो हमसे पूछ रहा है 11वीं अनुसूची के बारे में पूछ रहा है, ये 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया दोस्तों? तो याद रखेगा ये 73वीं संविधान संशोधन के तहत जुड़ रहा है। और ये 73वां, बच्चे ही कंफ्यूज होते हैं, 73वां 93 में है, नहीं, याद रखेंगे 73वां 92 में है। बहुत ध्यान से याद रखेगा, कई सारे जगह पे दोस्तों 93 लिखा हुआ है, ठीक है, 93 नहीं 92 है। 73वां संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया है? 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक है। 11वीं सूचियों, अनुसूचियों की संख्या कितनी है? कुल 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, जिसमें से 11 तक पहुंच गए। लेकिन किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ये 11वीं अनुसूची में क्या दोस्तों? ये पंचायती राज के बारे में बताया गया है। और इसी के तहत दोस्तों इस 73वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में इसे क्या दिया गया दोस्तों? संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ठीक है। लेकिन किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग 9क को जोड़ा गया और एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची को दोस्तों जोड़ा गया? यहां पे तो हमने 9वीं पढ़ा, 10वीं पढ़ा, 11वीं पढ़ा और 12वीं वाली आती दोस्तों 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। बात आता दोस्तों 74वां वाला संविधान संशोधन कब हुआ था? यह हुआ था दोस्तों 1993। एक मिनट, हाँ, यहां पर देखिए, यहां पर हमने लिखा था 73, यहां लास्ट में 3 था, जबकि इसका यूनिट डिजिट 2 है। उसी तरह से दोस्तों यहां पर यूनिट डिजिट 4 है, तो इससे घटाएंगे 3 है। ये आप याद रखेंगे, यहां भी वही कंफ्यूजन होता है, ये 73वां और 74वां में बार बार कंफ्यूजन होता है। आप एक घटा के लिखिएगा, 73वां लास्ट में 3 है तो यहां 92 करिएगा, ठीक है, 74वां लास्ट में 4 है तो यहां 93 करिएगा। ये अगर आप याद रखेंगे तो ठीक है, नहीं परीक्षा में तो यहीं से सवाल गलत हो जाते हैं। बच्चा याद करता है 1992 जगह 93, और यहाँ 93 की जगह इसको कर देता है 73वां, या फिर 74वां की जगह कर देता है 94, ठीक है। इस तरह का मिस्टेक होता है, इसलिए आपको समझाना चाह रहा हूं। ये हो गया दोस्तों 12वीं अनुसूची। कौन सा हो गया? 12वीं अनुसूची। लिख रहा किस संशोधन द्वारा शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ठीक है, तो दोस्तों जो 11वीं अनुसूची थी वो अलग थी, 12वीं अनुसूची के द्वारा इनको दर्जा दिया जा रहा है, 11वीं अनुसूची के द्वारा ग्राम पंचायत को दर्जा दिया गया। पीछे हमने एक सवाल पढ़ा था, देखिए ध्यान से, यहां क्या पढ़ा था? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा ये मिला दोस्तों इस 73वें के थ्रू, और ये शहरी को उसी तरह से स्थानीय स्वशासन, वो भी किसका? ये शहरी क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन, याद रखेगा, उसे हम कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन, ठीक है, पंचायती राज वाले को इसे कहते हैं शहरी क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन। इससे संबंधित है 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था 93 में। अब तो नहीं भूलेंगे ना, 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1993 में हुआ था। इसके तहत दोस्तों रखा गया। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा किस संशोधन द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची, अच्छा 9वीं अनुसूची, ठीक है, 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। पहली बार दोस्तों 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो आपको पता होगा दोस्तों, इसके लिए पहला संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1951 में हुआ था। उसके बाद से अब तक रखा गया था, इसको ला करके पुनः जोड़ा गया 76वां संविधान संशोधन में। ठीक है, 76वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था 1994 में। तब ला करके दोस्तों 9वीं अनुसूची में एक बार फिर से क्या किया गया? अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, उसमें चेंजेस किए गए, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल, किस संशोधन द्वारा, अब आपके मन में आ रहा होगा क्या जोड़ा गया, सुनिए,
कह रहा है कि किस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधार विधियों को शामिल किया गया और इन सुधार विधियों को शामिल करने के बाद कुल विधियों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? तो 284 हो गई। सवाल यह भी आता है कि इस अनुसूची में कुल विधियों की संख्या है कितनी? तो क्या बताएंगे? कुल विधियों की संख्या 284 है। किसके तहत किया गया था? तो अभी आप पढ़ रहे हैं 76वां, इसको मत करिएगा। यहां जब फाइनल की बात होगी दोस्तों तो करिएगा 78वां, ठीक है। 78वां संविधान संशोधन जो हुआ है उसमें जाकर के ये फाइनल कितने होते हैं? 27 को शामिल किया जाता है और 284 टोटल हो गया। कब हुआ था 78वां संविधान संशोधन? तो 95 में हुआ था, 1995 में हुआ था 78वां संविधान संशोधन। उसके तहत तक कुल विधियों की संख्या 284 हो गई। अलग अलग राज्यों से कितने भूमि सुधार आए थे? 27। कितने? 27। नक्षत्र को ध्यान में रखिएगा, 27 नक्षत्र होते हैं। इस तरह से आप जोड़ के करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा किस संशोधन द्वारा राज्यों को सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति के मामलों में, ध्यान दीजिएगा किस मामले में दोस्तों? प्रोन्नति के मामले में। कह रहा है किस संशोधन के द्वारा राज्यों को सरकारी नौकरी में प्रोन्नति के मामलों में एससी और एसटी के जो प्राप्तांक होंगे उनमें दोस्तों छूट प्रदान करने की एक अनुमति दी गई। एक तरह से आरक्षण से संबंधित यह संशोधन है। याद रखेगा, यहां हम बात करते हैं 82वां संशोधन की, ठीक है। किसकी बात करते हैं? 82वां संशोधन की बात करते हैं। कब हुआ था 82वां संशोधन? याद रखेंगे सन 2000 में हुआ था, ठीक है। सन 2000 में एक 82वां संविधान संशोधन होता है। उसके तहत क्या प्रावधान किया गया? याद रखेंगे, एससी एसटी के प्राप्तांकों में क्या किया गया? उनको आरक्षण दिया गया ताकि उनको प्रमोशन मिल सके, उनको प्रोन्नति मिल सके, वो क्या हो सके? अपने पद पर, जैसे एक व्यक्ति किसी पद पर मान लीजिए सब इंस्पेक्टर एसआई है, तो वो क्या हो जाएगा? एसआई से क्या हो जाएगा? इंस्पेक्टर हो जाएगा। तो प्रोन्नति के मामलों में ध्यान दीजिएगा, ये अनुमति दी गई थी, ये इससे संबंधित है। याद रखेंगे सन 2000 में अमेंडमेंट हुआ था। कौन सा अमेंडमेंट है? 82वां संविधान संशोधन। लिख रहा है किस संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया? वो प्रावधान आज तक लागू है, लेकिन अगली बार दोस्तों जब परिसीमन होगा तो ये लोकसभा सीटों की संख्या, विधानसभा सीटों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये पूछा जा रहा है कि किसके तहत 2026 तक रोक लगा दिया गया? तो आपका जवाब क्या होगा? 84वां संविधान संशोधन। क्या जवाब होगा? 84वां संविधान संशोधन। इसके तहत दोस्तों क्या कर दिया गया? 2026 तक सीटों की संख्या नहीं बढ़ सकती, इस पर हो गया रोक। ये कब आया था दोस्तों? ये आया था सन 2001 में। कब आया था? सन 2001 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है कि जो नई संसद बन रही है उसमें लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या कितनी रखी गई है? 888। कितनी रखी गई दोस्तों? अधिकतम संख्या कितनी रखी गई है? 888 रखी गई है। इस पॉइंट को भी याद रखिए। अब ऐसा नहीं कि परिसीमन इतना ज्यादा हो जाएगा, परिसीमन होगा 10-20-30 सीट बढ़ेगी, जनसंख्या के आधार पर बढ़ता है। देखते हैं कितनी सीटें होती हैं। किस संशोधन द्वारा सरकारी सेवाओं में एससी एसटी के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण व्यवस्था दी गई? पुनः एक सवाल आ गया, एक बार फिर से दोस्तों आरक्षण व्यवस्था आ रहा है। ये दोस्तों 85वां संविधान संशोधन जो है इसके तहत दिया गया, ठीक है। और 85वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा 84 भी 2001 में और 85 भी 2001 में, ठीक है। इसके तहत दोस्तों यहां भी दिया गया। यहां तो प्राप्तांकों में छूट दिया गया, यहां सीधे सीधे पदोन्नति की बात हो रही है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए दोस्तों। लिख रहा है अगला सवाल, किस संशोधन द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे दोस्तों उनके लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देकर के अनुच्छेद 21 क में या 21A में दोस्तों जोड़ा गया, ठीक है। देखिए ये जो अमेंडमेंट किया गया, ये अमेंडमेंट दोस्तों निःशुल्क शिक्षा इसलिए दिया जा रहा है कि देश में शिक्षा व्यवस्था और मजबूत हो सके, शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जा सके। इसके लिए दोस्तों 86वां संविधान संशोधन किया गया। वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया। उसके तहत 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे उनके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात हुई और यह मौलिक अधिकार में लाके जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 क या 21A के तहत जोड़ा जा रहा दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। कौन सा संशोधन है? याद रखेंगे
86वां संविधान संशोधन, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? वर्ष 2002 में हुआ था 86वां संविधान संशोधन, उसके तहत किया गया। अगला सवाल, किस संशोधन द्वारा सेवा पर कर का प्रावधान किया गया? जी हाँ दोस्तों, सेवा पर। पहली बार दोस्तों सर्विस पर दोस्तों यहां पर टैक्स लगाया गया, ठीक है, सर्विस पर। इसके पहले तक दोस्तों गुड्स पर टैक्स लगता था, अब यहां पर जीएसटी मत समझ जाएगा, इसका जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है। जीएसटी की बात हम बाद में करेंगे। शुरुआत में दोस्तों जो वैट हुआ करता था ना, तो वैट तो वैल्यू एडेड टैक्स होता था, वैट हमेशा गुड्स पर लगता था, ठीक है। वैट किस पर लगता था? गुड्स पे लगता था। वैट को छोड़ करके दोस्तों एक सर्विस टैक्स एक्ट भी हुआ करता था, ठीक है। तो सर्विस टैक्स अलग से लगता था, इसके लिए एक सर्विस टैक्स एक्ट जो है अलग से कानून हुआ करता था। बाद में इस वैट को समाप्त करके और सर्विस टैक्स को जोड़ करके जीएसटी बन गया, जिसे हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स का नाम देते हैं, ठीक है। ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाला कॉन्सेप्ट दोस्तों वर्ष 2017 में आया था। 1 जुलाई 2017 को पहली बार हमारे देश में ये जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट आया। उसे पहली बार दोस्तों दुनिया भर में फ्रांस देश ने अपनाया था जीएसटी के इस कॉन्सेप्ट को। तो ये सारे सवाल भी आते हैं, खैर अपनी जगह है। यहां लिख रहा दोस्तों सेवा पे कर का प्रावधान कब किया गया? तो वर्ष 2003 में किया गया था 88वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। किसके तहत? 88वां संविधान संशोधन के तहत वर्ष 2003 में पहली बार दोस्तों किसे रखा गया था? यहां पर सर्विस टैक्स के बारे में बातचीत किया गया, ठीक है। ये सवाल भी आप याद रखेंगे। इसी तरह के सवाल दोस्तों आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। स्टडी 91 के साथ अगर जुड़े रहेंगे तो एक फायदा है स्टडी 91 के साथ, तो फायदा यह है कि एक एक विषय के एक एक टॉपिक को हम इत्मीनान से पढ़ते चलते हैं। भाई आराम आराम से पढ़ रहे हैं, तभी तो आज हमारा 224 लेक्चर हो गया। 224 लेक्चर मायने रखता है। इस 224 लेक्चर में से आपने कितना लेक्चर देखा? जितना देखे होंगे उतनी बेहतरीन तैयारी होगी। हो सकता है आज इस लेक्चर को पढ़ करके आपको बड़ा आनंद आ रहा हो, लेकिन आप कल्पना करिए अगर आप संविधान की ही बात करेंगे, ये संविधान का पहला लेक्चर थोड़े है, ये संविधान का 74वां लेक्चर है। आखिर 74 लेक्चर में नितिन सर ने किया क्या? भाई हर एक चैप्टर पर, हर एक टॉपिक पर इसी तरह से सवाल बनाए गए, उन सवालों को आपको इसी तरह से विस्तार से पढ़ाया गया। जहां जितना मुझसे बन पाया वो चीजें मैंने आपको डिलीवर्ड किया। तो अभी तो आप संविधान की बात कर रहे हैं, इसी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ाया गया, इसी तरीके से मिडावल पढ़ाया गया, इसी तरीके से एंशिएंट भी पढ़ाया गया, ठीक है। तो शुरुआत के जो 150 लेक्चर हैं, जैसे एक लेक्चर से लेकर 45 लेक्चर तो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा गया, फिर 46 नंबर से लेकर 91 नंबर तक, 91 तक हम लोगों ने मिडावल हिस्ट्री पढ़ा, 92 नंबर से लेकर के 150 लेक्चर तक हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ा, 151 नंबर से लेकर के अभी 224 तक आ चुके हैं, यानी 74 लेक्चर में अभी तक में हम लोगों ने खाली संविधान को पढ़ा। अभी 2-3 लेक्चर और चलेंगे, हो सकता है मेरा मूड था कि 75 पे समाप्त हो जाएगा, लेकिन लग रहा है कि नहीं अब कुछ बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है 80 तक चला जाए, तो मुझे इस बात का फर्क नहीं पड़ता कितने में समाप्त होगा। भाई टॉपिक तो सब पढ़ाना है, छोड़ना कुछ नहीं है। आपसे यही एक निवेदन दोस्तों कि अगर आपको लग रहा हो कि नितिन सर वाकई मेहनत कर रहे हैं, सच बताऊं इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है आपके लिए, और अगर लग रहा आपको तो दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, ठीक है। बाकी शेयर करेंगे तो शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा। भाई देश के लोग शिक्षित, तो इसमें आपका भी तो योगदान होना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ाइए इस चैनल को। देखिए आपके वजह से ही ये चैनल आज यहाँ तक पहुँच पाया। हम बहुत बड़ा कोई प्रचार उचार नहीं करते, ठीक है। आपके वजह से ही दोस्तों, माउथ पब्लिसिटी से ही यहाँ तक आया है। एक बच्चा आता है, उसको अच्छा लगता है, दूसरे को सजेस्ट करता है, उसको अच्छा लगता है, तीसरे को बताता है। इसी तरह से दोस्तों ये चैनल आगे बढ़ा है, और आगे भी आपकी ही जिम्मेदारी इसे आगे बढ़ाने की। मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं, बेहतर कंटेंट ला करके, अच्छे से चीजों को पढ़ा करके। आप केवल अपना फर्ज निभाइए। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं का हैंड रिटन नोट्स हैं, इन्हें भी आप ले सकते हैं हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से। हस्तलिखित नोट्स हैं जो मैंने कॉपी पे पढ़ाई थी क्लास, उनके नोट्स हैं। बाकी दोस्तों और भी स्मार्ट पीडीएफ आ गए हैं, उन्हें भी आप आके चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। किताबें हैं उन्हें आप ले सकते हैं, कोर्सेज हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मौका दीजिए, जुड़िए एक बार, तब आपको अच्छा लगेगा कि वाकई स्टडी 91 है क्या। आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।